2012 में एक के बाद एक ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये सब कुछ एक जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी के कारण हो रहा था जो पूरे प्लेनेट को तबाह करने वाली थी। जब दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट्स छुपकर अपनी सर्वाइवल की तैयारी में लगी थीं, तब एक राइटर फैमिली मैन जैक्सन कोर्टिस इस सच्चाई तक पहुंच जाता है। वो एक ऐसी रेस में शामिल हो जाता है जहां वक्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और दांव पर सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का फ्यूचर है। कहानी शुरू होती है 2009 से, जब एड्रियन हेल्मस्ली, एक मशहूर जियोलॉजिस्ट, एक अर्जेंट कॉल मिलते ही इंडिया निकल पड़ता है। वहां उसका एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट दोस्त उसका इंतजार कर रहा होता है। ये मीटिंग उसे ले जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स तक। वहां बिल्डिंग के सबसे गहरे हिस्से में, जहां टेम्परेचर एज यूजुअल हाई होता है, एड्रियन एक ऐसी डिस्कवरी करता है जो हिला देने वाली होती है। पृथ्वी के कोर में कुछ ऐसा हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। कोर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था, एक डेंजरस लेवल तक, और इसका कारण था सोलर न्यूट्राइनोस में आई एक अजीब सी म्यूटेशन। वो पार्टिकल्स जो नॉर्मली हार्मलेस होते हैं अब माइक्रोवेव जैसे फिजिकल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, सीधा कोर को हीट कर रहे थे। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एड्रियन उसे ले जाता है एक स्पेशल रूम में, एक ऐसे वाटर टैंक के पास जो 1800 मीटर से भी ज्यादा गहरा जमीन के नीचे है। वहां टैंक का पानी कोर की हीट से उबलने लगता है। ये साइट कंफर्म कर देता है कि प्लैनेटरी सिर्फ पॉसिबल नहीं, बहुत करीब है। एड्रियन तुरंत वॉशिंगटन के लिए निकल पड़ता है, एक ही मिशन के साथ कि ये इन्फॉर्मेशन सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज तक पर्सनली पहुंचानी है। वहां पहुंचते ही वो सीधा व्हाइट हाउस में हो रहे एक चैरिटी गाला तक जाता है, लेकिन एंट्री पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सूट नहीं पहना हुआ था। भीड़ के बीच भागते हुए एड्रियन एक पुराने जान पहचान वाले को देख लेता है, स्कॉटी, जो उस इवेंट में मौजूद था। एड्रियन उससे अपनी जैकेट उधार मांगता है ताकि वो अंदर जा सके। स्कॉटी मान जाता है और भीड़ में अपना सूटकेस लेकर निकल जाता है। एड्रियन जैसे तैसे अंदर पहुंचता है और लोकेट करता है कार्ल अनहाउजर को, एक पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिसर जो उस गाला का हिस्सा होता है। कार्ल पहले उसे नहीं पहचानता और उसके आने पर बस कैजुअली रिएक्ट करता है। उसकी अपीयरेंस और टाइमिंग को लेकर सार्कास्टिक कमेंट्स करता है। एड्रियन अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफिस का मेंबर है, लेकिन कार्ल कहता है अगर ये इतना सीरियस है तो तुम्हें ये अपने सुपीरियर्स को बताना चाहिए था। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ एड्रियन बोल पड़ता है, मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ, सिर्फ इसलिए यहाँ तक आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, इंसानियत का फ्यूचर दांव पर है। ये बात सुनकर कार्ल का एटीट्यूड बदल जाता है। वो फाइल लेता है और डॉक्यूमेंट्स को सीरियसली एग्जामिन करता है। जैसे ही कार्ल साइंटिफिक डेटा देखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये डिस्कवरी कितनी बड़ी है। बिना किसी देरी के वो एड्रियन से कहता है कि वो उसके साथ चले एक प्राइवेट जगह पर, और दोनों के लिए एक व्हीकल अरेंज करने को भी बोलता है। वो एड्रियन को यकीन दिलाता है, मैं खुद ये इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाऊंगा। 1 साल बाद 2010 में प्रेसिडेंट थॉमस विल्सन एक अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बुलाते हैं जिसमें दुनिया के टॉप लीडर्स को बुलाया जाता है। प्रेसिडेंट उन्हें बताते हैं कि साइंटिफिक एनालिसिस ने कंफर्म कर दिया है जो एड्रियन हेल्मस्ली ने पहले वार्न किया था, पृथ्वी एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी के बिल्कुल करीब है। एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां से लौटना मुमकिन नहीं और अब तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। 2011 तक इस आने वाली तबाही से निपटने के लिए कुछ मेजर्स प्लान होने लगते हैं। एक छोटा सा ग्रुप जिसमें दुनिया के कुछ सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं एक साथ बैठते हैं ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि इंसानियत के बचने का रास्ता क्या हो सकता है। इसी के पैरेलल एक और सीक्रेट प्लान एक्टिवेट होता है, इंसानियत की कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी को प्रिजर्व करने का। आर्ट के मास्टरपीसेस, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स म्यूजियम से साइलेंटली हटाए जा रहे हैं और उनकी जगह डुप्लीकेट्स लगाए जा रहे हैं। ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स को हाई सिक्योरिटी फैसिलिटीज में स्टोर किया जा रहा है ताकि अगर कुछ बचा तो ये चीजें एक नए युग का हिस्सा बन सकें। इस दौरान दुनिया की आम जनता को सच का बिल्कुल पता नहीं है। मीडिया उन्हें एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहा है, एक पुरानी प्रोफेसी के चक्कर में, मायन प्रेडिक्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 को एक कॉस्मिक साइकिल का एंड होगा और उसके साथ शुरू होगा एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी। हालांकि कई लोग इसे सिर्फ एक मिथ ही मानते हैं। स्टोरी शिफ्ट होती है कैलिफोर्निया में, जहां हम मिलते हैं जैक्सन कोर्टिस से, एक राइटर जिसका करियर अब तक कहीं से स्टार्ट नहीं हो पाया। एक सुबह एक हल्का सा अर्थक्वेक उसे झटके से जगा देता है। जैक्सन नोटिस करता है कि उसे टाइम का बिल्कुल होश नहीं है और अब तक तो बच्चों को पिक करने का टाइम भी निकल चुका है। वो अपनी कार यूज नहीं कर पाता तो मजबूरी में यूज करता है लिमोजीन जो वो अपने काम के लिए चलाता है, एक बिजनेसमैन के लिए जो माफिया से कनेक्टेड है। जाने से पहले जैक्सन एक भीड़ देखता है जो एक अजीब चीज को देख रही होती है। जमीन फट चुकी है, अर्थक्वेक के बाद एक बड़ी क्रैक बन गई है। कार चलाते वक्त रेडियो पे कुछ डर पैदा करने वाली खबरें सुनाई देती हैं और रास्ते में एक आदमी मिलता है जो बोर्ड लेकर खड़ा है जिसमें लिखा होता है द एंड इज नियर।
वो अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचता है अपने बच्चों को लेने। माहौल थोड़ा तनाव भरा होता है, स्पेशली उसका बड़ा बेटा जो उससे रूडली बात करता है। फिर भी सब लोग निकलते हैं एक छोटी ट्रिप पर एक हल्की सी खुशी के साथ। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा विल्सन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में घुस जाती है। चेहरे पर परेशानी क्लियरली दिख रही होती है। वो बताती है कि लूव्र म्यूजियम के डायरेक्टर की मौत हो गई है और मौत के तरीके में कुछ अजीब बात है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंसेस डायना की डेथ के टाइम था। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करती है उस पर शक जताती है। प्रेसिडेंट बताता है कि सिर्फ कुछ लोगों को ही इस असली ग्लोबल थ्रेट के बारे में पता है और एक इंटरनेशनल इमरजेंसी प्लान चुपके से शुरू हो चुका है जिसमें 46 देश मिलकर काम कर रहे हैं। कार्ल एड्रियन को बिल्डिंग के बाहर ले जाते हुए कहता है कि अब उसे येलोस्टोन जाना होगा ताकि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की जा सके। रास्ते में वो एड्रियन को एक वार्निंग देता है। प्रेसिडेंट की बेटी के प्रति उसका इंटरेस्ट पर ताना मारते हुए कहता है कि अब वक्त है सिर्फ काम पर ध्यान देने का, डिस्ट्रैक्शंस के लिए नहीं। इधर दूसरी तरफ जैक्सन और उसके बच्चे येलोस्टोन पार्क पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं और पूरा एरिया टाइट सिक्योरिटी से घिरा हुआ है। वार्निंग बोर्ड्स के बावजूद जैक्सन और उसके बच्चे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि पूरा लेक गायब हो चुका है, जमीन से भाप निकल रही होती है और आसपास मरे हुए जानवर बिखरे पड़े होते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। दूर एक आदमी उन्हें देख रहा होता है। वो एक डायरी टाइप चीज में हर मोमेंट का रिकॉर्ड लिख रहा होता है। थोड़ी देर बाद आर्मी सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पार्क के अंदर एक सीक्रेट बेस तक ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एड्रियन एक और साइंटिस्ट के साथ होता है। वो साइंटिस्ट उसे एक ऐसा डेटा दिखाता है जो सच में दिल दहला देने वाला होता है। 12,000 मीटर की गहराई तक टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हुए हैं जो 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं। ये थर्मल राइज नॉर्मल नहीं है। ये प्रूफ है कि प्लैनेट का जियोथर्मल सिस्टम अब कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ एक्सपेक्टेड टाइम से कई ज्यादा तेजी से बिगड़ रहा है। हेल्मस्ली अभी अपने कॉलीग के साथ इस डेंजरस थर्मल डेटा पर बात कर ही रहा होता है। तभी एक टीम मेंबर भागते हुए आता है और बताता है कि कुछ टूरिस्ट्स को पकड़ा गया है जो येलोस्टोन के रिस्ट्रिक्टेड जोन में बिना परमिशन घुस आए थे। एड्रियन तुरंत डिसाइड करता है कि वो उनसे खुद मिलके बात करेगा। वो बेस के अंदर जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है जैक्सन कॉर्टिस से, जो गुस्से में जवाब मांग रहा होता है। एड्रियन कामली समझाता है कि ये एरिया सिर्फ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, ये जगह अब जियोथर्मल डेंजर जोन बन चुकी है। जो लेक का डिसअपियर होना दिखा वो सिर्फ ऊपर से दिखने वाली एक छोटी सी चीज है। असली प्रॉब्लम जमीन के नीचे है जहां सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा रहा है। और फिर वो जैक्सन को एक क्लियर वार्निंग देता है, अगर अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही एड्रियन जैक्सन की आईडी देखकर उसका नाम पढ़ता है वो सरप्राइज हो जाता है। जैक्सन कॉर्टिस, तुम वही हो ना, वो नॉवेलिस्ट? मैंने तुम्हारी एक किताब पढ़ी थी, काफी डीप थी। ये छोटी सी पहचान उन दोनों के बीच एक सॉफ्ट मोमेंट क्रिएट करती है। दो स्ट्रेंजर्स के बीच एक छोटा सा कनेक्शन बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है इंडिया में, जहां वो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले अर्थ के कोर में ये एब्नॉर्मैलिटीज डिटेक्ट की थी, एड्रियन को अर्जेंट मैसेज भेजता है। टेम्परेचर अब क्रिटिकल लेवल क्रॉस कर चुका है, माइन को हमने सील कर दिया है, कैलकुलेशंस बिल्कुल सही थे, कोई गलती नहीं है, अर्थ की क्रस्ट अब टूट रही है एड्रियन, ग्लोबल कोलैप्स अब बस शुरू होने ही वाला है। वो एक सीरियस टोन में सिर्फ एक लाइन कहता है, ग्लोबल इवैक्यूएशन स्टार्ट करनी होगी अभी। लेकिन इन सब वार्निंग्स के बावजूद कॉर्टिस फैमिली डिसाइड करती है कि वो कैंप ग्राउंड में ही रुकेंगे। उन्हें अभी तक नहीं पता कि उनके आसपास की दुनिया पलटने वाली है। उस दिन शाम के वक्त वो अजीब आदमी फिर से दिखाई देता है, चार्ली फ्रॉस्ट, एक रेडियो होस्ट जो हमेशा कुछ अलग ही बोलता है। चार्ली जैक्सन से हंसते हुए कहता है, जो आर्मी ने बोला उस पर भरोसा मत कर, असली सच तो कुछ और ही है। रात को जैक्सन का छोटा बेटा उसे डैड कहने से मना कर देता है। जैक्सन गुस्से में उसका फोन ले लेता है और चुपचाप काम पर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जैक्सन रेडियो ऑन करता है और चार्ली की आवाज सुनाई देती है, लाइव ब्रॉडकास्ट उसके ट्रेलर से। चार्ली कह रहा होता है, दुनिया का अंत पास आ गया है, मायन लोग सब पहले ही बता चुके हैं और येलोस्टोन एक बड़ा वॉल्केनो बन के फूटने वाला है। जैक्सन को क्यूरियोसिटी होती है और वो डिसाइड करता है चार्ली के ट्रेलर तक जाने का। चार्ली उसे अंदर बुलाता है और दिखाता है अपनी एक दीवार जिसमें लगे होते हैं पुराने पेपर के टुकड़े और थ्योरीज लिखी होती हैं दुनिया के खत्म होने के बारे में। उसका ब्लॉग भी होता है जिसमें वो लिखता रहता है कि सब कुछ बदलने वाला है और सिर्फ कुछ लोग ही बचेंगे। चार्ली की ट्रेलर के अंदर जैक्सन की नजर एक नाम पर जा टिकती है, एक नासा साइंटिस्ट जिसके साथ उसने अपनी नॉवेल लिखते वक्त काम किया था। वो हैरान होता है ये देखकर कि वो साइंटिस्ट अब जिंदा नहीं है। चार्ली कहता है उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसने ज्यादा सच जान लिया था, उसे खत्म कर दिया गया। फिर चार्ली एक कॉन्फिडेंशियल मैप दिखाता है जो उसी साइंटिस्ट ने भेजा था, एक सीक्रेट जगह का मैप जहां बहुत बड़े शिप्स बन रहे हैं, ऐसे शिप्स जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को बचाएंगे जब दुनिया खत्म होने लगेगी। जैक्सन का चेहरा सीरियस हो जाता है, लेकिन वो अभी भी पूरी बात पर विश्वास नहीं करता। वो चार्ली को थैंक यू बोलता है और वहां से निकलने लगता है, पर जाते जाते चार्ली एक फाइनल वार्निंग देता है,
इस बार पूरी सीरियसनेस के साथ अपने बच्चों को येलोस्टोन से तुरंत ले जाओ, क्योंकि सबसे पहले यही से शुरुआत होने वाली है। अगली सुबह जैक्सन अपने बच्चों के साथ एक लोकल स्टोर जाता है ताकि लिली के इंसेक्ट बाइट्स का कुछ इलाज करवा सके। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ केट अपने नए पार्टनर गॉर्डन के साथ शॉपिंग पर गई होती है। वहां टहलते वक्त गॉर्डन कैजुअली कहता है लेट्स हैव अ बेबी, लेकिन केट तुरंत मना कर देती है। इस बात से दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाता है और बात घूमकर जैक्सन तक पहुंच जाती है, उस पास तक जिसे केट छोड़ चुकी थी या शायद कभी छोड़ ही नहीं पाई। लेकिन तभी अचानक जमीन तेजी से हिलने लगती है। एक भयानक अर्थक्वेक आता है। एक बड़ी सी दरार जमीन को बीच से फाड़ देती है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। जैक्सन और उसके बच्चे स्टोर के टीवी स्क्रीन्स पर इमरजेंसी न्यूज रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं। सिर्फ डर और कंफ्यूजन दिख रहा होता है हर जगह। इसी बीच लिली की स्कूल टीचर भी ये सब देखकर कुछ कमेंट करती है। तभी नोआ का फोन बजता है। उसकी मॉम केट की कॉल होती है। वो घबराहट में कहती है वापस घर आओ, अभी के अभी। प्रेसिडेंट विल्सन अब अपसेट है। कार्ल एनहूजर आके बताता है आर्क्स रेडी हैं, इवैक्यूएशन अब शुरू करना होगा। ये आर्क्स कोई आम शिप्स नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक अल्ट्रा सिक्योर वेसल्स हैं जो सिर्फ 4 लाख लोगों को बचा सकती हैं। पूरे ग्लोब की पॉपुलेशन के सामने ये सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन वही लोग जिनके जिंदा रहने से इंसानी स्पीसीज का फ्यूचर कंटिन्यू रह सकता है। प्रेसिडेंट थॉमस विल्सन को प्लान पर शक होता है, लेकिन वो जानता है अब कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। कार्ल इंसिस्ट करता है बोर्डिंग अभी स्टार्ट करनी होगी। उसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के साथ। एड्रियन हेल्म्सली डेटा प्रेजेंट करता है और सबके चेहरे से रंग उड़ जाते हैं। वो कहता है बस 3 दिन बचे हैं, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए मीटिंग रूम में सिर्फ खामोशी होती है। फिर प्रेसिडेंट विल्सन खुद खड़े होते हैं। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा और किसी के पास कुछ भी करने का वक्त नहीं। डिसीजन हो चुका है। ग्लोबल इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया जाता है। थोड़ी देर बाद पहले लोग जिन्हें सिलेक्ट किया गया था और जिन लोगों ने चेस्ट्स के टिकट्स खरीदे थे उन्हें एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैक्सन को अपने बॉस का एक अर्जेंट कॉल आता है जो उससे कहता है कि वो तुरंत अपने बच्चों को ले और उनके साथ निकल पड़े। सफर के दौरान बच्चों में से एक जैक्सन के प्रति रूड हो जाता है। जब जैक्सन गाड़ी से उतरता है तो उसका सूटकेस गलती से गाड़ी से टकरा जाता है। वो लड़का गुस्से में कहता है कि उसकी फैमिली के पास कॉफर्स के टिकट्स हैं, मतलब वो लोग जरूर बचाए जाएंगे। जैक्सन और उसके परिवार के लिए ये सुनकर उसके मन में बेचैनी होने लगती है। उसी पल उसे चार्ली की वार्निंग्स याद आती हैं। जैक्सन डिसाइड करता है कि वो दोबारा उस रेडियो को सुनेगा, इस बार एक नई सोच के साथ। अब वो उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार है। डर की वजह से वो एक छोटा प्लेन रेंट करता है और अपनी घड़ी को पेमेंट के तौर पर छोड़ देता है। फिर वो अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि वो बच्चों को जल्दी तैयार करे। वो पहले हिचकिचाती है, लेकिन एक तेज भूकंप उसे मानने पर मजबूर कर देता है। एक बार फिर से सब मिलकर लिमुजीन में निकल जाते हैं। जब उनका पूरा नेबरहुड टूटकर गिरने लगता है, सड़क फटने लगती है, बड़े क्रैक्स जमीन में खुल जाते हैं और इमारतें आसपास गिरने लगती हैं। काफी तेजी से भागने के बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां गॉर्डन होता है जिसे प्लेन उड़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वही प्लेन के कंट्रोल संभालता है। वो लोग टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल उसी वक्त जब रनवे उनके पीछे से टूटने लगता है, वो मलबे, गाड़ियों और एक ट्रेन से बचते हुए निकल जाते हैं जो शहर के बिगड़ते सिस्टम की वजह से फिसल रही होती है। इन सब के बावजूद वो लोग बच जाते हैं। दूसरी तरफ एक लग्जरी क्रूज शिप पर एड्रियन के पिता एक शाम एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। तभी उनका बेटा उन्हें कॉल करता है और बताता है कि दुनिया सच में खत्म हो रही है। वो आदमी पहले से कुछ अंदाजा लगा चुका था, लेकिन फिर भी शांति से रहकर प्यार से गुड बाय कहता है। वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है। जैक्सन की तरफ वापस आते हैं। वो एक रनवे पर लैंड करते हैं जो अभी भी काम कर रहा होता है। जैक्सन तुरंत चार्ली को ढूंढने के लिए भागता है। उसकी बेटी लिली भी उसके पीछे चल पड़ती है। वो लोग ट्रेलर को खाली पाते हैं, लेकिन चार्ली को एक पहाड़ी के ऊपर ढूंढ लेते हैं जहां वो रेडियो से कुछ ट्रांसमिट कर रहा होता है। जैक्सन चार्ली से सेफ जगह का मैप मांगता है। चार्ली बिना किसी विरोध के लोकेशन बता देता है, लेकिन वो खुद तय करता है कि वो वहीं रुकेगा ताकि दुनिया का अंत अपनी आंखों से देख सके। बिना किसी वार्निंग के येलोस्टोन फट पड़ता है। जमीन तेजी से उठती है, नए पहाड़ बन जाते हैं और पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। जैक्सन और लिली मुश्किल से वहां से बचकर निकलते हैं। एक खतरनाक पल में वो लोग एक बड़ी दरार के ऊपर से जंप करते हैं। जैक्सन मैप लेने के लिए ट्रेलर की तरफ वापस जाता है। बिल्कुल उसी वक्त जब ट्रेलर जमीन में समा जाता है, सबको लगता है कि जैक्सन मर गया, लेकिन वो आखिरी पल में मैप लेकर बाहर आ जाता है। फैमिली दोबारा एयरक्राफ्ट में चढ़ जाती है। एड्रियन और कार्ल टीवी पर देख रहे होते हैं कि अर्थक्वेक्स अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं।
केओस पूरी दुनिया में फैल चुका है, लूटपाट हो रही है, लोग पागल हो रहे हैं और इंसानियत पर डर का कब्जा बढ़ता जा रहा है। तभी एक कॉलीग तेजी से रूम में आता है और एक जरूरी खबर देता है, येलोस्टोन तबाह हो चुका है और अब उसकी जहरीली राख वॉशिंगटन पहुंचने में 7 घंटे से भी कम का समय लेगी, इसलिए तुम्हें वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। दोनों एड्रियन और कार्ल प्रेसिडेंट को ढूंढने निकलते हैं। वो उन्हें एक चर्च में मिलते हैं जहां वो चुपचाप प्रार्थना कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट एड्रियन से अकेले में बात करना चाहते हैं। उस शांत बातचीत में विल्सन अपना फैसला बताते हैं कि वो यहीं रुकेंगे। वो कहते हैं कि फ्यूचर उनका है जिनके पास जरूरी नॉलेज है, न कि बूढ़े पॉलिटिशियंस का। वो अपने अंदर के डर को मानते हैं, उस जिम्मेदारी को महसूस करते हैं जो उन पर है, क्योंकि वो दुनिया के आखिरी प्रेसिडेंट हैं और वो चाहते हैं कि अंत तक सब कुछ सही तरीके से हो, चाहे इसका मतलब हो कि वो अपनी जान ना बचा पाएं। इस बीच व्हाइट हाउस का स्टाफ इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत एयरफोर्स 1 में बोर्ड कर रहा होता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट के न होने का सवाल उठता है, एड्रियन सबको बता देता है कि प्रेसिडेंट प्लेन में नहीं आएंगे। ये सुनकर कार्ल के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। कार्ल आखिर में बताता है कि गवर्नमेंट उन सभी लोगों को हटा रही थी जो इस आने वाली तबाही के बारे में जानते थे, और एड्रियन को ये रियलाइजेशन होता है कि अगर उसने पहले कुछ कहा होता तो उसके फादर के साथ भी वही होता। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट की बेटी उसे फोन करती है। विल्सन अपने फैसले के लिए उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसका मकसद है दुनिया को सच बताना, ताकि हर परिवार अपने अपनों से आखिरी बार मिल सके और अलविदा कह सके। एयरबेस पर सबकी मुलाकात होती है यूरी से, जो जैक्सन का बॉस होता है। उसका एक आदमी एक प्लेन ले आता है, लेकिन अब उन्हें तुरंत एक दूसरे पायलट की जरूरत होती है। जैक्सन कहता है कि गॉर्डन प्लेन उड़ा सकता है। गॉर्डन थोड़ा हिचकिचाता है, पर और कोई रास्ता न होने की वजह से सब तय करते हैं कि अब निकलना ही होगा। वो एक बड़े कार्गो प्लेन में चढ़ जाते हैं जो लास वेगस से लाए गए महंगी गाड़ियों से भरा होता है। इसी बीच एक तेज गर्म धुआं उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जो उन्हें तुरंत उड़ने पर मजबूर करता है। कंट्रोल टावर उन्हें उड़ने की इजाजत नहीं देता, पर धुआं इतना पास आ चुका होता है कि रुकना मुश्किल होता है। वो प्लेन उड़ा देते हैं। शुरू में प्लेन हिलने लगता है और नीचे गिरता दिखता है, लेकिन फिर वो उसे संभाल लेते हैं। प्लेन एक बिल्डिंग से टकराने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले टेक ऑफ कर लेता है। अब जब सब हवा में हैं, ये अपडेट मिलता है कि उनका अगला स्टॉप चाइना होगा। ये सुनकर प्लेन में बैठे फैमिलीज को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन पायलट्स एक और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। फ्यूल बहुत कम बचा है। वो डिसाइड करते हैं कि हवाई में एक स्टॉप लेंगे ताकि प्लेन को दोबारा भरवाया जा सके। लेकिन जब वो हवाई पहुंचते हैं तो वहां का हाल देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा आइलैंड जल चुका होता है, वॉल्केनो ब्लास्ट सब कुछ खत्म कर चुका होता है। वहां से फ्यूल मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है, चाइना के कोस्ट के पास इमरजेंसी लैंडिंग करना, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हो सकता है उन्हें समंदर में उतरना पड़े। इस टेंशन के बीच एड्रियन प्रेसिडेंट की बेटी को तसल्ली देता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसने आर्ट और कल्चर को बचाने का अच्छा काम किया है। वो एक राइटर का भी जिक्र करता है जो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उसकी कहानियां जिंदा रहीं। उधर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट कुछ बचे लोगों का ख्याल रख रहा होता है। तभी एक भयानक भूकंप आता है। एक बड़ा स्ट्रक्चर उनके ऊपर गिर जाता है और तभी से एयरफोर्स 1 का कॉन्टैक्ट टूट जाता है। अब कार्ल कमांड संभाल चुका है और अब उसे ही हर डिसीजन और हर ऑर्डर का जिम्मेदार माना जा रहा है। वेटिकन में हजारों लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं कि उनकी जिंदगी बच जाए। तभी एक जबरदस्त भूकंप आता है और उनके ऊपर बनी सबसे बड़ी बिल्डिंग पूरी तरह गिर जाती है। सब कुछ तबाह हो जाता है, सिर्फ खौफ और खामोशी रह जाती है। प्रेसिडेंशियल प्लेन में एक अलार्म बजता है। सिग्नल मिलता है कि अर्थ की क्रस्ट एक बार फिर शिफ्ट कर रही है। एक साइंटिस्ट वार्न करता है, अगर ये मूवमेंट रुक गई तो इतने बड़े सुनामी आएंगे जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएंगे। जैक्सन इस बीच रेडियो सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, शायद किसी गाड़ी से कुछ मिले। उसकी एक्स वाइफ उससे पूछती है, क्या तुम्हें लगता है लोग बदल सकते हैं? जैक्सन थोड़ा चौंकता है। उसे लगता है ये बात उसके लिए कही गई है, और फिर वो उस पर यह कहकर गुस्सा निकालती है कि उसने अपने फैमिली से ज्यादा अपनी राइटर वाली करियर को इंपॉर्टेंस दी। जैक्सन ने उससे पूछा, क्या तुम गॉर्डन से प्यार करती हो? उसने सीधा जवाब दिया, उतना करती हूं जितना जरूरी है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल प्लेन में साइंटिस्ट्स की एक और खौफनाक डिस्कवरी होती है। अर्थ की क्रस्ट अभी भी मूव कर रही थी, जिसका मतलब है दुनिया भर में सुनामी का खतरा। साथ ही एक शॉकिंग अपडेट मिलता है, नॉर्थ पोल अब शिफ्ट होकर विस्कॉन्सिन के जगह पर आ गया है। तभी जैक्सन और उसका ग्रुप जिस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहा था, उसे एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। सबको लगता है वो समुद्र में गिरने वाले हैं, लेकिन नीचे नई जमीन दिखाई देती है जो अभी हाल ही में ऊपरी सरफेस पर आई होती है। ह्यूरी का बॉडीगार्ड गॉर्डन से कहता है, तुम लोग निकलो, मैं हैंडल करता हूँ। वो क्रैश का इम्पैक्ट कम कर देता है और प्लेन किसी तरह से सेफली लैंड कर जाता है।
सब पैसेंजर्स नीचे उतरते हैं और प्लेन के अंदर की लग्जरी कार्स का यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन लैंड करने के बाद वो एयरक्राफ्ट एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर पहुंच जाता है और आखिरकार नीचे गिर जाता है। बॉडीगार्ड भी उसके साथ चला जाता है। यूरी की गर्लफ्रेंड तमारा उसके जाने से टूट जाती है। वो आंखों के सामने सब कुछ खत्म होता देखकर रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद चाइनीज एयरक्राफ्ट ऊपर से जा रही होती है। वो एनिमल्स को आर्क्स तक ले जा रहे होते हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। ऊपर से उन्हें नीचे कुछ गाड़ियों की लाइट्स नजर आती हैं। वो तुरंत नीचे उतरते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जिनके पास ऑफिशियल पासेस होते हैं। यूरी और उसके बच्चों के पास पास होता है तो उन्हें हेलीकॉप्टर तक ले जाया जाता है। तमारा को छोड़ दिया जाता है। हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले यूरी उससे सीधा कह देता है, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा उस बॉडीगार्ड के साथ अफेयर चल रहा था। दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल प्लेन ट्रेजरी कॉम्प्लेक्स पर लैंड करता है। वहाँ पता चलता है कि एक स्ट्रक्चर में भूकंप की वजह से डैमेज हो चुका है। स्पेसिफिकली आर्क नंबर 3 अभी यूज के लायक नहीं है। यूरी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होता है डिले की वजह से और गुस्से में सिक्योरिटी पर्सनल से उलझ पड़ता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि गार्ड्स उसे अरेस्ट करने की धमकी दे देते हैं और उसे वहाँ से हटाने लगते हैं। जैक्सन की फैमिली को एक ट्रक मिलता है जो दूर से आ रहा होता है। अंदर कॉम्प्लेक्स में एड्रियन एक सवाल उठाता है, ये लोगों को कैसे चुना गया है? कार्ल कहता है, ये सिलेक्शन उनके जेनेटिक्स और पैसों के बेसिस पे किया गया है। ये पूरा सिस्टम पैसा देकर बनवाया गया है। एड्रियन आर्क के रूम्स देखता है और गुस्से में आके कहता है, यहाँ इतनी बड़ी जगह खाली है, हर रूम में 10 लोग आ सकते थे, कितने लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। थोड़ी देर बाद उसे इंडिया से अपने साइंटिस्ट दोस्त का आखिरी कॉल आता है। उसने बताया कि उसका हेलीकॉप्टर कभी वहां पहुंच ही नहीं पाया और अब वो सुनामी से टकराने वाला है। एड्रियन ने उदास होकर अलविदा कहा और कंट्रोल रूम गया, जहां उसने देखा कि काफी कॉन्टिनेंट्स पहले ही पानी में डूब रहे थे। कार्ल ने जब नाराजगी दिखाई कि रेस्क्यू क्यों नहीं हो रहा, तो एड्रियन, जो क्लियरली परेशान था, उसने बताया कि ज्यादा मिशंस फेल हो चुके हैं, हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। तभी एक बहुत बड़ा वेव डिटेक्ट होता है जो सिर्फ 28 मिनट में टकराने वाला था। उसी वक्त जैक्सन, उसकी फैमिली और गॉर्डन एक एंट्री पॉइंट पर पहुंचे। वहां के गार्ड्स ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया, लेकिन जैक्सन की एक्स वाइफ की बात सुनकर एक बुजुर्ग औरत का दिल पिघल गया। उसने गार्ड्स को मना लिया। जब उन्होंने आर्क्स देखे तब उन्हें समझ आया कि ये स्पेसशिप्स नहीं है जैसे लोगों को बताया गया था, बल्कि ये बड़े बड़े शिप्स हैं। वो सब टनल्स के थ्रू गुजरते गए जब तक वो एक वॉल्ट तक नहीं पहुंचे, बिल्कुल उसके बंद होने से थोड़ी देर पहले। बाहर का सीन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल था। हर जगह केओस था। बहुत लोग अंदर नहीं जा पाए। तमारा आखिरी पल में अपने डॉग के साथ अंदर चली जाती है। जाते वक्त वो यूरी की तरफ देखती है। उनकी आंखों का कांटेक्ट होता है। तमारा एक ऐसा इशारा करती है जिसमें बदले का एहसास होता है। एड्रियन ने जब इतनी भीड़ की डेस्परेशन देखी तो उसने रिक्वेस्ट किया कि सब नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल खोला जाए। उसने उन्हें समझाया कि ज्यादा लोगों को बचाने के लिए फ्लड गेट्स खोलने चाहिए। इम्पैक्ट के 15 मिनट बाद फाइनली परमिशन मिल गई और जैसे ही ये हुआ, भीड़ के बीच एक छोटी सी सेलिब्रेशन शुरू हो गई। कर्टिस और उसका ग्रुप गियर एरिया में पहुंचा, जो जानवरों के पिंजरों के नीचे था। जैसे ही फ्लड गेट्स खुलने लगे, उन बड़ी मशीन्स के हिलने से गॉर्डन और उनके साथ एक आदमी गिर गए। जैक्सन ने चोटिल गार्ड को बचा लिया, लेकिन अफसोस वो गॉर्डन को नहीं बचा पाया। एक पाइप उलझ गया था, जिसकी वजह से फ्लड गेट्स पूरे नहीं खुल पाए। फिर भी लोग अंदर जाने लगे। यूरी ने अपने दोनों बच्चों को सेफली अंदर भेज दिया, लेकिन खुद फिसल गया और पानी में गिर गया। जॉन ने देखा कि जैक्सन और उसकी फैमिली अभी भी नीचे वाले एरिया में फंसे हुए हैं। इम्पैक्ट होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था, इसलिए इंजीनियर्स को तुरंत उनकी मदद के लिए भेजा गया। जैसे ही वेव स्ट्रक्चर से टकराई, आर्क का एक हिस्सा पानी से भर गया। टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए कर्टिस को जल्दी से बुलाया गया ताकि मैकेनिकल प्रॉब्लम ठीक की जा सके। अपने बेटे नोआ की मदद से उसने उलझा हुआ पाइप ढूंढा और उसे हटा दिया। फिर उसने एक दरवाजा बंद करके पानी को रोक दिया, बिल्कुल वक्त पे। इससे आर्क में मौजूद सभी लोग बच गए, लेकिन आर्क एक पहाड़ी से टकरा गया जो पानी के नीचे होने के बाद भी दिख रही थी। जोर का झटका लगा, जैक्सन टकरा कर बेहोश हो गया। उसका बेटा भी चोट से नहीं बच पाया और सबको लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। थोड़ी देर बाद जब वो जिंदा बाहर आया तो सब लोगों की आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कान थी। हर तरफ खुशी छा गई। नए साल की शुरुआत को 27 डेज हो चुके थे। तब तक सब लोग आर्क के अंदर अपनी जिंदगी दोबारा बसाने लगे थे। एड्रियन अब प्रेसिडेंट की बेटी के और करीब आ चुका था। उसने अपने दिल की बात एड्रियन से कह दी। एक नए सफर की शुरुआत थी। कैप्टन ने अनाउंस किया कि अब मौसम ठीक है और सब लोग प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं, पहली बार धूप महसूस करने के लिए। जैक्सन अब फाइनली अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहा था। दिल से शुक्रगुजार था कि सब एक साथ हैं, जिंदा हैं और सेफ हैं। हेल्मस्ली को बताया गया कि पानी का लेवल अब नीचे जा रहा है और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि अब दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट अफ्रीका है। इसलिए अब आर्क्स वहीं जाने वाले थे और वहीं से इंसानियत के नए दौर की शुरुआत होने वाली थी।